हेलो, फिज़िक्स भंडारा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जान लें, नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बिहाफ पे ही हम चार्ज के बारे में समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक एटम सोडियम एलिमेंट लिया और इसका एटॉमिक मास जो है 23 एंड एटॉमिक नंबर 11। ये जो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर जो है ये बताता है कि इस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। और एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इस एटम के अंदर हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन जो होता है उनकी तादाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। बट जब भी हम कोई पूछता है कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, तो हम हमेशा बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। जैसे सोडियम आयन प्लस आयन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए 11। बट एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। इसलिए हम जब भी कोई एटॉमिक नंबर पूछेगा तो हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, रहता है, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, और मास नंबर इसका मीन्स होता है कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों के सम को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब सवाल उठता है साहब कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है। अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आंसर आएगा हाउ मेनी प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आंसर आएगा 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, तो आंसर आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम पूछें इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आंसर आएगा 11 इलेक्ट्रॉन्स। हम पूछ भी क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और पूछे हम इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, तो आंसर आएगा निगेटिव चार्ज। एक वर्ड आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन की जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा इस पर्टिकुलर केस में 23 माइनस 11 इट इज 12। ये 12 एटॉमिक न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी चार्ज ऑन एटम, अगर एटम पर कितना चार्ज है, तो आंसर आएगा +11 एंड -11 बिकम्स 0। तो चार्ज ऑन एटम, अगर हम एटम पे चार्ज की बात करते हैं तो आंसर आता है 0। तो हम बोलते हैं, इसी से बोलते हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उसके बाद उठता है कि साहब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आंसर आता है, हम लोग 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, तो आंसर आएगा इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन।
और इनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। पहली ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबको पता है कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल इनके पास लास्ट ऑर्बिट 10 हो गए और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम, मुझे पता है कि हर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आंसर आएगा, आपको सबको पता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल उठता है किसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और किसको कम अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे बड़ी बात है ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के नियरेस्ट है, नज़दीक है, तो इसका अट्रैक्शन, इनके बीच का अट्रैक्शन और इनके बीच का अट्रैक्शन, किसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तो आंसर आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के नज़दीक होगा। यानी हम, आप भी देखा होगा कि जब मैग्नेट के नज़दीक आयरन होता है वो ज़्यादा तेज़ अट्रैक्ट होता है, जो दूर होता है वो कम अट्रैक्ट होता है, और ज़्यादा दूरी कर दोगे तो अट्रैक्ट नहीं होता। उसी तरह से हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के नज़दीक है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसको थोड़ा कम करेगा और सबसे कम अट्रैक्शन इस पे होगा। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है। अब सवाल उठता है कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो सबसे पहले या किस इलेक्ट्रॉन को निकालना ऑर्बिट से आसान होगा, तो आंसर आता है कि जो वीकली बाउंडेड होगा, जो लूजली बाउंडेड होगा, जो ऑर्बिट के बीच अट्रैक्शन कम होगा, उनको निकालना आसान होगा, और जो नज़दीक होंगे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इनको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। तो आसानी से हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यही वजह है, यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज क्लियर कि जो भी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो लूजली बाउंडेड है, वो आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज द मेन रीजन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये वीकली बाउंडेड है। इनर मोस्ट स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी और इसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांगली बाउंडेड है। और क्यों बाउंडेड है, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आंसर आएगा अट्रैक्ट करते हैं, तो इनका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम और सबसे कम इसमें होगा। अब सवाल उठता है कि जब कभी भी हम लोग बच्चों से बोलते हैं एक कंघी ले लो, कॉम्ब ले लो, कंघी ले लो, उसको अपने हेयर पे रब करो। जब आप हेयर पे रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। अब आप देख लो, अपने हाथ पे हाथ को रगड़ो, हाथ क्या होता है, कुछ देर में हाथ हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि तुम जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। जब हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो मेरी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट में कन्वर्ट होती है। अब आप बताइए, किसी गैस को, किसी मॉलिक्यूल को आप एनर्जी देते हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तो सवाल आएगा, आंसर आएगा, गैस गर्म होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑर्बिट में बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। अब भी सवाल उठता है, यहाँ पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, जब कभी भी हम
जब कभी भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को जब कभी भी हम किसी स्टोन को ले लो और उसको किसी थ्रेड से बांध दो और इसको एक सर्किल पे रिवॉल्व करो। जब कभी भी हम रिवॉल्व करेंगे तो क्या होता है, जिसमें एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है और जितना तेज़ रिवॉल्व करते हैं मुझे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स अवे द सेंटर, सेंटर से दूर यानी सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और नतीजा क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस होता है इस पर टेंशन बढ़ जाता है। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो फोर्स आउटवर्ड काम कर रहा है उसका वो फोर्स mv²/r बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब हम कॉम का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, न्यूक्लियस होगा, इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसके बाद का ऑर्बिट होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। व्हेनेवर वी रब द कॉम ऑन हियर, जब कभी भी हम कंघी को बाल पे रगड़ेंगे, हम किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, वी वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। अब जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हो तो हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट मिलता है, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट जब प्रोड्यूस होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर। जब ये वेलोसिटी v इंक्रीज करेगा तो एक फोर्स mv²/r अवे द सेंटर, जो सेंटर से दूरी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ये फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये फोर्स रिमेन कांस्टेंट। इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन आउटर फोर्स जो बाहर लग रहा है वो फोर्स बढ़ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके भाग जाता है। किस फोर्स की वजह से, तो फोर्स mv²/r। आपने एहसास किया होगा, खुद ही देखा होगा, जब भी रस्सी में बांधो और कोलाई में नचाओ तो देखोगे क्या एक फोर्स तुम्हारी रस्सी तनती जा रही है, एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ जाता है। वही काम यहाँ भी होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी मिलती है, सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कम होने की वजह से, और ये v बढ़ा तो f बढ़ा, ये फोर्स बढ़ा और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके चला जाता है। ये जंप कर सकता है, इसके आ सकता है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी जगह पे जा सकता है, लेकिन ये ऑर्बिट छोड़कर भाग जाए। इस केस में अगर इसने ऑर्बिट लीव कर दिया, छोड़ दिया, किसकी वजह से छोड़ा, तो आंसर आया फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हीट बनता, नहीं बनता, और हीट नहीं बनता तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाता। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से भाग गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपना बढ़ा घटा। अब देखो, क्या ये प्रोटॉन ऑर्बिट छोड़ा, ये प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ा, क्या न्यूट्रॉन छोड़ा, तो आंसर आएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना न्यूक्लियस को नहीं छोड़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता चलता है, तो यानी ये प्रोटॉन्स जो थे वो +11 के 11 रह गए। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के चला गया तो बचा कितना ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आया 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ दिया तो बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एटम पर चार्ज क्या आया, तो चार्ज ऑन एटम इज इक्वल टू 11। अब इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कब आया, जब इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। यानी जो बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एमिट कर दिया, ऑर्बिट को छोड़ दिया।
जब ऑर्बिट छोड़ा तो 10 ही बचा, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, -10, बट प्रोटॉन अपनी जगह पे बना रहा है 11 का 11, इसलिए पॉजिटिव 11, और दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आता है +1 चार्ज, और ये +1 चार्ज रिप्रेजेंट करता है कि एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, एटम के ऊपर +1 चार्ज आएगा। अब इस एटम के ऊपर +1 चार्ज है यहां पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज कब आया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसने इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जब कॉम को हेयर पे रब करते हो तो किसके पास जाता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकला और वहां पे कौन है, तो हेयर है, हेयर ने इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हेयर के पास हो गए, तो हेयर के पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, यानी हेयर पे निगेटिव चार्ज आ गया। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लेती है यानी रिसीव करती है, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़ गया। यानी जिस एटम, जिस बॉडी के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट लॉस द इलेक्ट्रॉन, देन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बॉडी जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल कब है। इस बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ, सबके पीछे रीज़न क्या था, क्या फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये हीट मिलता, हीट नहीं मिलता, क्या हीट नहीं मिलता तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं तो हीट मिलने से ही स्पीड बढ़ी ना, और इस स्पीड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला। यानी फ्रिक्शन जो है रीज़न है, किसका रीज़न है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही रीज़न है किसी बॉडी में चार्ज क्रिएट करने का। अब दूसरी चीज़ हुई, ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा और निगेटिव किसके ऊपर, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया पॉजिटिव, और जिसने गेन किया निगेटिव। अब एक बात बताओ मुझे तुम, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, उसका मास बढ़ेगा या घटेगा, तो जाहिर सी बात है उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जितना मास इलेक्ट्रॉन का है उतना मास तो उसका कम होगा कि नहीं होगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका मास घट जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, गेन करता है, उसका मास बढ़ेगा। यानी जो लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है उसका मास बढ़ जाएगा। ये इसने इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 11 था पहले, अब कितना हो गया, 10, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरे वर्ड में जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है उस पर आता है, उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज आएगा तो मास बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मास घट जाएगा। इस तरह से हम किसी भी एटम पे दो, तो अब इस तरह से हमको पता है कि एटम पे दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दो तरह के ये हो गए चार्ज के टाइप, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, और ये चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं ये हो गए। अब सवाल उठता है कि और इन चार्ज के पीछे का रीज़न क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चार्ज क्रिएट नहीं होता। दूसरा सवाल उठता है कि साहब, तो दिस टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस इन कॉम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। सवाल, जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कॉम से निकला, अगर हम कॉम को रब किए तो कॉम से निकला, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के हेयर के टिप्स पे क्या हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा शार्प एज पे होता है, तो शार्प एज कौन है, बॉल का, तो बॉल का ये जो एज होता है, टिप्स होता है, वो शॉर्ट एज, और वहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, हो जाता है रेस्ट में आ जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में,
तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इफ द चार्ज इज इन रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। और ये ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये ब्रांच, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट मानते हैं। अब सवाल उठ गया, लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सवाल उठता है क्या चार्ज जो है कंजर्व है? तो आंसर आएगा यस, चार्ज। तो चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। न चार्ज को हम बना सकते हैं, न चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। सवाल उठता है कि चार्ज कैसे कंजर्व है। आपसे कोई बोलता है कि कंघी को बॉल पे रगड़ा, कंघी ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कंघी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्रिएट हुआ? आंसर आता है यस। हेयर पे, साहब हेयर पे भी चार्ज आ गया, लेकिन तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे ओबे करता? तो पहला क्वेश्चन उठेगा, पहला आंसर हमारा होगा इनिशियली, स्टार्टिंग में हम जानते हैं सारे एटम क्या होते हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि सारे एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब सब एटम न्यूट्रल है तो हेयर एल बाल पे क्या होगा, हेयर पे क्या होगा? हेयर भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कॉम भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इनिशियली, अगर हम इनिशियल फेज की बात करें तो कॉम के ऊपर चार्ज ऑन कॉम क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कॉम इज इक्वल टू 0 बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इनिशियली हेयर चार्ज ऑन हेयर, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या बॉल पे कोई इलेक्ट्रॉन था? आपको पता है कोई चार्ज था? नहीं था साहब। क्यों नहीं था? क्योंकि हमको पता है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हेयर भी तो एटम से ही बना है, तो उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो दोनों का टोटल चार्ज क्या हुआ? तो आंसर आएगा, सम कर दीजिए, 0 + 0 0। तो चार्ज ऑन सिस्टम हेयर और कंघी के सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना था? व्हेन यू रब ऑन द कॉम्ब ऑन हेयर, जब आपने कॉम्ब को आफ्टर जब हमने कंघी को बाल पे रब कर दिया, रगड़ दिया, तो आप बोलते हो कि कंघी ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, चार्ज ऑन को। सपोज करो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो कौन सा चार्ज आएगा? लॉस। लॉस मतलब नुकसान। जब चार्ज लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लूज करता है, तो यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज, कॉम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो चार्ज गया किसके पास? इलेक्ट्रॉन गया किसके पास? तो आंसर आया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा किसके पास? जब बाल पे रब कर रहे हो तो बाल के पास गया। तब आफ्टर रबिंग जो चार्ज ऑन कॉम की बात कर रहे, हेयर की बात करें, तो आंसर आएगा साहब हेयर ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। रिसीव करता है तो कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा? अगर हम फिर पूछे टोटल चार्ज ऑन सिस्टम,
तो आंसर आएगा साहब 0 प्लस 1 माइनस 1 को सम करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इनिशियली जब आपने कॉम्ब को बॉल पे नहीं रब किया था तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या था 0। जब आपने रब कर दिया तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या हो गया 0। तो ये क्या शो करता है, शो करता है कि रब करने के भी पहले 0 था, रब करने के बाद भी 0 है। इसका मतलब निकला कि चार्ज कैन बी नीदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को न हम बना सकते हैं न हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो मुझे एक न्यू टॉपिक और कंप्लीट किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद एक थर्ड टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सवाल उठता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज किसी भी बॉडी पे चार्ज कब क्रिएट हुआ, तो आंसर आया कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव या गेन करती है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। यानी चार्ज जो है हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस करता है। क्या कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी पे चार्ज है, क्या वो आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो आंसर आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो किस पे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता। मेरा क्वेश्चन है कि कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को हम उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम जनरली E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू भी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हम 1E से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बॉडी है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कौन सा चार्ज आएगा, लॉस किया, तो आंसर आएगा साहब इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। मास बढ़ेगा या घटेगा, तो आंसर होगा साहब लॉस किया, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, घटित हो जाएगा। मास यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और मास उसका क्या कर गया, घट गया। लेकिन सवाल उठता है चार्ज कितना आया, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन, तो तुमने बोला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हो गया साहब +2E। अगर उसने 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे, तो आंसर आएगा साहब 5E। चार्ज तो 5E हो गया, कौन सा, पॉजिटिव और निगेटिव। इसने 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, गेन किया, मतलब अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेगा तो क्या होगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसने गेन किया इसलिए निगेटिव 5E। अगर ये n इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता तो कितना चार्ज होता, तो Ne।
तो मेरे कहने का मतलब है किसी बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 ही चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे 3e लॉस किया पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिसीव किया, ले लिया, तब तो जब 4 इलेक्ट्रॉन लिया इसने 4e प्लस या माइनस लिया, रिसीव किया, गेन किया, माइनस। इस तरह से हम किसी भी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया, अगर लॉस किया तो प्लस ne, 1 इलेक्ट्रॉन p तो n पे ne, यानी किसी भी जो बॉडी पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो प्लस भी हो सकता और माइनस भी हो सकता। n क्या है, इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकता है, तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट में ब्रेक नहीं होता। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता, 2 कर सकता, 3 कर सकता, लेकिन 1.5, 2.5, 0.5, 3.5 इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को एक फ्रैक्शन में लॉस या गेन नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, द चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन E इज द चार्ज ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ना। तो ये जो Q जो होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ किसके होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया उससे मल्टीप्लाई कर दें तो जो मिलता है वो उसका चार्ज होता है। तो डेफिनेशन हो गई, द चार्ज क्रिएट ऑन अ बॉडी, डेवलप ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ charge on n electron, okay, where n is integer, it may be +1 -1 +2 -3 +1 -2 +1 -1 +3 -3, and it is in integer, not in a fraction. This law is known as the law of quantization of charge. इस तरह से हमारा लॉ ऑफ चार्ज जो होता है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। एक बार फिर से हम बोल दें कि जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और जो भी किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, E। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 1 ही, 2 लॉस करे या गेन करेगा 2 ही हो जाएगा, 3 लॉस या गेन करे 3 हो जाएगा ना। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाला तो साहब क्या इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन भी E चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन पे 5e, जैसे हीलियम He+2 इट इज अल्फा पार्ट के, प्लस इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लॉस किया, तो आंसर आएगा प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है, लॉस करता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पे, तो इसका Q जो होगा वो 2 + 2e, बिकॉज ऑफ दिस इसने लॉस किया। तो हीलियम पे 2e चार्ज, 2e चार्ज मीन्स 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. That is the value of charge on the body.